मेरी भाभी मेरे भाई से उम्र में बड़ी थी। मेरे भाई ने अपनी पसंद की शादी की थी। मेरा भाई परेशान रहता, कमज़ोर होने लगा। अक्सर भाई रात को बाहर ही सोया करते थे और भाभी के कमरे से आवाज़ आती। एक रात भाई बाहर सो रहे थे। भाभी की आवाज़ कमरे से आ रही थी। मैं कमरे में चली गई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी भाभी तो मेरा भाई मुझसे उम्र में बड़ा था। वह बहुत ही खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था, नौकरी भी अच्छी थी, सब कुछ था घर में। जब उसकी शादी की बातें चलना शुरू हुई तो उसने कह दिया कि वह एक लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करेगा। मेरे माँ बाबा पुरानी सोच वाले नहीं थे, इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी। जहाँ आप चाहोगे वहीं शादी होगी। हम लोग जब रिश्ता देखने के लिए गए तो सभी को मायूसी हुई। वह लड़की खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन भाई से उम्र में बड़ी थी। माँ बाबा ने बहुत कोशिश की कि भाई को समझा सकें कि बड़ी उम्र वाली लड़की से शादी करना ठीक नहीं है, लेकिन भाई की एक ही जिद थी कि वह शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, नहीं तो वो शादी ही नहीं करेंगे। जिससे तंग आकर आखिर हम लोग रिश्ता लेकर चले गए। सिर्फ भाई से उम्र में बड़ी थी, बस यही उनमें कमी थी, बाकी तो हर तरह से वह एक बेहतरीन लड़की थी। जब भाई को ही उनकी उम्र पर ऐतराज़ नहीं था तो हमें भला क्या ऐतराज़ हो सकता था। इसलिए हम लोग भी शादी में खुश थे। शुरू के कुछ दिन तो भाई और भाभी अक्सर घूमने खाने बाहर जाते थे, लेकिन एक महीने के बाद ही जिंदगी नॉर्मल हुई तो हमारे सामने भाभी के राज खुलने शुरू हो गए। मेरी भाभी एक बेहतरीन कुक थी। वो कुछ भी पका देती, इतना मज़े का होता कि इंसान उंगलियां चाटता रह जाता। सबके साथ इतने अच्छे तरीके से घुल मिल कर रहती थी। मुझे भी छोटी बहनों की तरह प्यार करती थी। माँ बाबा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। हम लोगों ने सिर्फ भाई की पसंद समझकर मजबूरी में भाभी को कबूल किया। अब आहिस्ता आहिस्ता दिल से कबूल करने लगे थे, क्योंकि भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार और तौर तरीके वाली भी थी। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए था। ऐसी बहू सबको चाहिए होती है। वो चेहरे से बिल्कुल भी उम्र की बड़ी नहीं लगती थी, इसलिए अक्सर लोग ये बात नहीं जानते थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मेरा भाई कुछ परेशान रहने लगा। जो खुशी शादी के शुरू के दिनों में उनके चेहरे पर नजर आती थी, वह खुशियाँ भाई के चेहरे पर नहीं नजर आ रही थी। वह सबसे कुछ खिंचे खिंचे से रहते, हर वक्त किसी सोच में डूबे रहते। मैंने अपने भाई से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोई भी बात शेयर नहीं कर रहे थे। भाभी खुश और बेफिक्र रहती थी। मुझे हैरानी होती, जब पति इतना परेशान है तो बीवी कैसे खुश रह सकती है। फिर कभी खुद ही अंदाज़ा लगाती कि शायद भाई अपने काम को लेकर परेशान होंगे। एक दिन मैंने अपने भाभी से पूछा, आप यह बताएं कि भाई को क्या परेशानी है। उनके चेहरे से जाहिर होती है, वो किसी को कुछ नहीं बताते। भाभी ने कहा, मुझे भी कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि कई बार मैंने भी कोशिश की है उनसे पूछने की, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हैं। भाई की परेशानी की वजह से हम लोग अभी कुछ परेशान थे कि दिन ब दिन भाई कमज़ोर होना शुरू हो गए। वो शादी से पहले वाले भाई जैसे गुम ही हो गए थे। अब तो ऑफिस के बाद सबके साथ बैठकर खाना खाते और खामोशी से कमरे में जाकर लेट जाते। पहले की तरह ना ही सबके साथ बैठते, हंसते मजाक करते, ना ही पहले की तरह पापा के साथ बैठकर बिजनेस की बातें करते। भाई की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। भाई की गिरती सेहत ने घर वालों को परेशान कर दिया था। अब पापा ने तो भाई से जिद शुरू कर दी थी। कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, लेकिन भाई ने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया और ना ही अपने परेशानी बता रहे थे। लेकिन इन सब में जो इंसान बहुत खुश और बेफिक्र था, वो थी मेरी भाभी। हालांकि सबसे ज़्यादा परेशान तो उन्हीं को होना चाहिए था, लेकिन वो तो परेशान क्या होती, परेशानी का नाटक तक नहीं करती थी। दिन ब दिन निकलते जा रहे थे और खुश और बेफिक्र रहती। जैसे जैसे भाई की सेहत जवाब दे रही थी, भाभी की सेहत बेहतर होती जा रही थी। भाई को लेकर बाकी सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में परेशानियाँ और फिक्र थी, क्योंकि हम दोनों बहन भाई थे और भाई की इतनी अच्छी जगह शादी हो गई थी। भाई अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्टेबल थे, तो यह अचानक से क्या हुआ, इस बात की फिक्र तो मुझे भी होनी थी। इसलिए मैं भाई की हालत को लेकर परेशान रहती थी।
मेरे माँ बाबा भी परेशान रहते थे, लेकिन वो हम पर जाहिर नहीं होने देते थे। भाई की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरे पेपर होने वाले थे, इसलिए मैं देर रात तक पढ़ती रहती। रात रात को पढ़ते हुए मुझे भूख महसूस हुई। अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा भाई सोफे पर सो रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद तबीयत की वजह से भाई बाहर सो रहे हैं, क्योंकि इंसान की तबीयत खराब हो तो उसे बंद कमरे में घुटन होने लगती है। उस वक्त ना मैंने भाई को जगाया और ना ही इस बात को इतना सीरियस लिया। वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन अब मैं रोज़ाना ही रात को देर तक जगती थी, इसलिए मुझे अक्सर ही भाई बाहर सोफे पर या बाहर शहर में सोए हुए नजर आते थे। लेकिन मैं इस बात का जिक्र अपने माँ बाबा से नहीं करती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाई के बारे में यह जानकर मेरे माँ बाबा परेशान हो, क्योंकि वो पहले ही भाई की गिरती सेहत से परेशान थे। मैं पढ़ने के लिए देर रात तक जगती थी, इसलिए मुझे अक्सर ही आवाज़ आया करती थी। यह मेरे लिए नॉर्मल बात थी, क्योंकि जब दो लोग कमरे में हों तो यह बात करते हैं, लेकिन कभी कभार तो ऐसा होता कि मुझे उनके कमरे से बातों की आवाज़ आती। लेकिन जब मैं उठकर बाहर जाती तो भाई मुझे बाहर सोए हुए नजर आते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी, साथ साथ भाई और भाभी के कमरे से आवाज़ भी आ रही थी। मैं जब उठकर बाहर गई तो भाई मुझे बाहर पर सोफे पर सोए हुए नजर आए। लेकिन मुझे हैरत हुई कि अगर भाई बाहर सो रहे हैं तो कमरे में कौन था। जब मैं कमरे की तरफ गई तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने खुद से यह मान लिया कि भाई अभी बाहर आकर सोए होंगे और वापस अपने कमरे में जाकर सो गई। लेकिन अब यह तो रोज का हो गया था। यह बात अब मेरे माँ बाबा को भी पता चल गई थी। लेकिन मैंने भाभी से पूछ लिया कि भाई अपने कमरे में क्यों नहीं सोते, रात को अक्सर आपके कमरे से आवाज़ क्यों आती है। उन्होंने कहा कि हमारे भाई को न जाने क्या हुआ है, उनका दिल कमरे में घबराने लग जाता है, अक्सर रात को उठकर बाहर चले जाते हैं। हम लोग कभी बात कर रहे होते हैं तो तुम्हें आवाज़ आती होगी। ऐसी बात नहीं थी। मैं इस पर ज़्यादा सोचती, इसलिए मैंने बात ही टाल दी। कुछ दिन गुजरे ही होंगे कि एक रात मैं उठकर बाहर आई तो बाहर रोज की तरह वैसे ही बाहर सो रहे थे और भाभी के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि भाई तो मेरे सामने बाहर वाले कमरे में सो रहे हैं, तो फिर अंदर वाले कमरे में कौन है। इसलिए मैं चुपके से कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं वही उल्टे पांव वापस अपने कमरे में लौट आई। लेकिन मैंने सोच लिया था कि यह बात मैं अपनी माँ को बता दूंगी, क्योंकि इनके अलावा मैं किसी को नहीं बता सकती थी। मेरा अगले दिन पेपर था, इसलिए मैं जल्दी कॉलेज चली गई। वापस आई तो मुझे मालूम हुआ कि भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उन्हें अस्पताल ले गए हैं। इसलिए यह बात मेरे ध्यान से उतर गई। भाई 2 दिन भर्ती रहने के बाद घर वापस आ गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। मैं यह बात किसी को नहीं बता सकती थी कि भाई को खून की कमी हो गई है, क्योंकि मैं यह रात जान गई थी अगर किसी को इसकी भनक भी पड़ गई तो जो भाई की हालत है वो मेरी भी हो जाती। मेरी माँ ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी, इसलिए उनको कुछ नहीं बता सकती थी। भाई तो पहले से ही इस हालत में थे कि उनको कुछ कहना या न कहने के बराबर ही था, क्योंकि वो सब जानते थे और पापा से कुछ ऐसा कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। यह सब देखने के बाद मेरा रवैया भाभी के साथ बदलने लग गया था। अब मैं उनसे कतराने लगी थी, लेकिन उन्हें तो शायद किसी की परवाह ही नहीं थी। वो वैसे भी हंसती खेलती सारे घर में घूमती फिरती सबका ख्याल रखती हैं। इससे पहले तो मैं भी कभी इन मामलों पर गौर नहीं किया था, लेकिन जब से मैं उनकी हरकतों पर नज़र रखना शुरू किया तो मैंने गौर किया कि मेरी भाभी अपने कमरे में किसी को आने जाने नहीं देती थी, और वैसे भी उनके कमरे में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कमरे की सफाई वो खुद ही करती थी और भाई कमरे से बाहर ही सोते, तो किसी को उनके कमरे में जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन फिर भी जब भाभी कमरे से बाहर आती तो कमरे का दरवाज़ा बंद करके आती हैं। लेकिन अब मैं कोशिश करती थी कि उनकी गैर मौजूदगी में एक बार उनके कमरे की तलाशी लूँ, मेरे पास कोई सबूत हो। लेकिन शायद मेरी भाभी को भी मेरी इस ख्वाहिश का शक हो गया था या भनक पड़ गई थी, क्योंकि जब भी उनके कमरे के पास भी होती तो न जाने भाभी की नज़र मुझ पर कैसे पड़ जाती। वो चील की तरह मेरे तक पहुंच ही जाती।
बस कोई बहाना नहीं रहता कि मैं उनके कमरे में जाऊं, और जब वो कमरे के अंदर होती तो यह तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि मैं उनके कमरे में जाऊं। बस मेरे पास दिन का वक्त हुआ करता था। मेरी भाभी तो अपने मायके भी नहीं जाती थी कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं उनके कमरे की तलाशी ले सकूं। आहिस्ता आहिस्ता अब भाई की सेहत ठीक होना शुरू हो गई थी। उनकी सेहत जो दिन ब दिन गिरती जा रही थी, वो अब दोबारा से सही हो रही थी, और भाई फिर से मेरे पुराने वाले भाई बनते जा रहे थे। लेकिन उनकी बाहर सोने वाली आदत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो अभी अक्सर बाहर ही सोते थे। आखिर एक दिन मेरी भाभी की माँ बीमार हुई और वो अपने मायके चली गईं, तो मुझे उनका कमरा देखने का मौका मिल गया। कमरे को अच्छी तरह देखने के लिए मैंने बाकायदा कॉलेज से छुट्टी ली, और घर के कामों को खत्म करने के बाद सफाई के बहाने भाभी के कमरे में चली गई, क्योंकि माँ बाबा को मैं इस बात की हवा भी नहीं लगने दे सकती थी। जो कुछ मैं इस कमरे में देख चुकी थी, उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाबा को जरा भी किसी भी किस्म का शक हो। इसलिए मैं भाभी के कमरे में सफाई के लिए गई। उनका सारा कमरा छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ भाभी की अलमारी लॉक थी, और उसको खोलने के लिए चाबी मुझे कहीं नहीं मिली। मेरी बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। मैं जानती थी उस रात जो मैंने देखा वो मेरी नज़र का धोखा तो नहीं था। मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे वहाँ से बाहर आना पड़ा। मेरी भाभी की माँ की तबीयत अब कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। इसी वजह से वो कुछ दिन मायके में ही रहीं, और 2 दिन से मेरे भाई ने जैसे बहुत सुकून के गुजारे थे। वो अपने कमरे में सोते, कभी भी उन्हें बाहर सोते हुए नहीं देखा। इसलिए मुझे अंदाजा हो गया कि वो भाभी की किसी वजह से बाहर सोते हैं। लेकिन मेरे भाई चुप क्यों हैं? वो किसी को कुछ बताते क्यों नहीं? एक शाम को भाई जब बाहर लॉन में बैठे थे, तो मैं भी उनके पास चली गई। मैंने कहा, मैं जानती हूँ जो आप मुझसे छिपा रहे हैं। आप भाभी की वजह से कमरे में नहीं सोते, लेकिन बात क्या है? आप क्यों अपने माँ बाबा को इस बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं? भाई ने कहा, तुम मुझे बताओ मैं कैसे बाबा से बात करूँ? तुम लोग मुझे इस शादी से मना कर रहे थे। उस वक्त मैं जिद कर रहा था, और जब मैं जिद करके शादी की तो अपनी शादी को निभाना भी तो मुझे ही पड़ेगा। मैं भाई से पूछा, भाभी का क्या मसला है? अक्सर रात को उनके कमरे से आवाज़ क्यों आती है? कुछ अजीबोगरीब किस्म की हरकतें भी करती हैं। मुझे वो 2-3 बार नज़र भी आई हैं। भाई ने कहा, तुम्हें तो 1-2 बार ही नज़र आई हैं, मुझे तो रोज़ ही नज़र आती है। लेकिन इसका मामला क्या है मुझे भी नहीं मालूम। इसके किरदार पर उंगली भी नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी पसंद है, और सिर्फ पसंद ही नहीं मेरी इज्जत भी है। अगर मैं उस किरदार पर उंगली उठाऊंगा तो उंगली मुझ पर ही उठेगी। जहाँ तक बात है बाहर सोने की, तो रात को मुझे कुछ होश ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। सुबह उठता हूँ तो मैं सोफे पर सो रहा होता हूँ। मुझे नहीं पता क्या होता है, वह यह सब क्यों कर रही है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं बाहर आकर सोता कैसे हूँ। मैंने भाई से कहा, हम दोनों को मिलकर इस बात का पता लगाना होगा। भाई ने कहा, आगे से वो भी कोशिश करेंगे कि वो बेहोशी वाली नींद ना सोएं, तभी वो कुछ कर सकते हैं उनके बारे में। लेकिन उसकी अगली रात जब भाभी मायके से वापस आई, तो रात को मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे नींद ना आए, लेकिन रोज़ की तरह मुझे नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो भाई के कमरे से आवाज़ आ रही थी। भाई बाहर सोफे पर सो रहे थे। मैंने भाई के कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला, क्योंकि वह अंदर से बंद था। दूसरी सुबह हमेशा की तरह ही भाई उठे तो उन्हें भी कुछ नहीं याद था। भाभी भी बिल्कुल नॉर्मल थी। जब मैंने उनसे कहा कि रात को मैंने आपके कमरे का दरवाज़ा बजाया, तो आपने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, वो तो सो रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे ही थे कि हम सब एक अजीब बात का सामने करने पर मजबूर हो गए, और वो ये थी कि उस दिन बहुत अच्छी और खूबसूरत चांदनी रात थी। रोज़ की तरह जब हम लोग सोने गए तो थोड़ी देर बाद भाभी के कमरे से इतनी ऊंची आवाज़ आना शुरू हो गई कि मेरे साथ माँ बाबा भी जग गए। हम लोग बाहर आए तो भाई सोफे पर सो रहे थे, और इतनी तेज़ आवाज़ों के बावजूद भी नहीं जग रहे थे। हमने उनको जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जग रहे थे। हम उनको छोड़कर भाभी के कमरे की तरफ चल पड़े। भाभी ने रोज़ की तरह अंदर से लॉक लगा रखा था। हमने आवाज़ दी, लेकिन फिर भी भाभी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। आखिर तंग आकर
हम लोगों ने एक्स्ट्रा चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला और जब हम अंदर गए तो यह वही मंजर था जो मैंने उस रात देखा था। वही मंजर आज मेरे माँ बाबा देख रहे थे। भाभी कमरे के बीच में खड़ी थी। उनको इस तरह के हुलिये में देखकर बाबा नज़र झुकाकर बाहर निकल गए, लेकिन माँ ने फ़ौरन आगे बढ़कर चादर भाभी के ऊपर डाली। पूछा, यह सब क्या है? लेकिन वो अपने होशो आवाज़ में नहीं थी। वो तो ऐसे चल रही थी जैसे कोई नाचने वाली हो या कोठे वाली हो। उन्होंने कपड़े भी ऐसे ही पहन रखे थे जैसे कोई नाचने वाली पहनती हो। बिल्कुल इतने अजीब कपड़े पहनकर तो वो लगातार डांस ही कर रही थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उधर किचन में पड़ी हुई नींद की गोलियां उठाई और पानी में मिलाकर भाभी को पिला दी। वो सो गई। सुबह जब उठी अपने आप को इस हुलिये में देखकर हैरान होने लगी। उधर भाई तो खुद भी हैरान थे कि रात को इतनी आवाज़ आती रही, इतना हंगामा हुआ, तो उनकी आँख क्यों नहीं खुली। भाभी की हकीकत सबके सामने आ गई। इसलिए मैंने मम्मी से दबे शब्दों में बता दिया कि यह सब मैं बहुत पहले भी देख चुकी थी। इस पर मेरी मम्मी ने कहा उन्हें भाभी के माँ बाबा से बात करनी होगी। जब भाभी के माँ बाबा को फ़ोन करके मेरी माँ ने उनको सारी बातें बताई तो मेरी भाभी की माँ ने बताया कि इसके साथ यह समस्या बचपन से हो जाती है। कभी कभी यह दिन में कुछ और होती और रात को कुछ और ही समझती है। सारा दिन बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन रात होते ही पता नहीं इसे क्या हो जाता है। हमने एक बाबा जी से इसका इलाज करवाया था। इसकी बीमारी खत्म हो गई थी, इसलिए हमने इसकी शादी कर दी। लेकिन मैं इस बीमारी के बारे में सुना था और यह भी वही बीमारी थी जिससे इंसान की शख्सियत डबल हो जाती है। इसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। यह सब सुना तो माँ ने उन्हें अस्पताल ले जाने की ठानी। इस पर मैंने भाई से कहा, आपकी जो हकीकत है वह आप मुझे बता दें। उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों ड्रग्स ली थी। वह जब होश में नहीं रहते थे तो मुझे ड्रग्स खिलाकर बाहर लिटा देती थी, जिसकी वजह से मैं इतना कमज़ोर होना शुरू हो गया था। जब मैंने अपना चेकअप करवाया, इसकी जानकारी हुई, तो मैंने एंटीडोज लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब मैं बेहतर हो रहा हूँ। भाभी की सारे अलमारी की तलाशी ली गई तो ड्रग्स निकला, लेकिन वो भी अपने आप में नहीं होती थी, इसलिए हम उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे। भाई को अब जो अपनी बीवी की बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की और मेरी भाभी पूरी तरह इलाज करवाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई और अब वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। हालांकि जो कुछ हम देख चुके थे, जिसके बाद कुछ और लोग होते तो उनको पागल समझकर घर से निकाल देते या फिर अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने पर पुलिस के हवाले कर देते। लेकिन जब उनका कोई कसूर ही नहीं था तो उनको ढोंगी बाबा फकीरों के पास ले जाने से अच्छा था डॉक्टर को दिखाया जाए। डॉक्टर ने उनका इलाज कर दिया और वो अब ठीक हो गई हैं। यही सच्चाई है कि हमेशा जो नज़र आता है वो सच नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई हो।